हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले क्लास में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट। अब हमें प्रोसीजर्स देखने हैं सारे के सारे, कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो सब एक एक करके हम देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर फॉर मैनेजमेंट ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट। ऑक्यूपायर का क्या डिफिनेशन होता है ऑलरेडी हमने कल देख लिया था, ठीक है। अब देख लो, जो भी ऑक्यूपायर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हमें देखना है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट एंड ऑक्यूपायर शैल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। मैनेजमेंट के लिए ऑक्यूपायर को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो ये स्टेप्स हैं प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी, यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल। ये टोटल 6 प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स, ठीक है। और ये हमें याद रखना है 1 2 3 4 करके। पहला स्टेप क्या है, प्रिवेंशन। दूसरा स्टेप है मिनिमाइजेशन। तीसरा स्टेप है रीयूज। चौथा है रिसाइकलिंग। पांचवा है रिकवरी या को प्रोसेसिंग। और छठा है सेफ डिस्पोजल। तो एक एक करके याद रखना है। हो सकता है कि पूछ दे कि हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट में ऑक्यूपायर का तीसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, रीयूज। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो ये सभी स्टेप्स हमें याद रखने हैं। दूसरा इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑक्यूपायर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट। मतलब सिंपली ध्यान ये रखना है कि ये सेफ हो या इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। अगला है द हजारदस एंड अदर वेस्ट जनरेटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑक्यूपायर शैल बी sent or sold to an authorized actual user shall be disposed of in an authorized disposal facility। अथॉरिटी क्या होती है, ऑथोराइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये ऑथोराइजेशन का डिफिनीशन दिया हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, जो कि 2013 में आया था। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। हजारदस एंड अदर वेस्ट शैल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एन ऑक्यूपायर्स एस्टेब्लिशमेंट टू एन ऑथोराइज्ड एक्चुअल यूजर। ऑक्यूपायर के पास से ऑथोराइज्ड एक्चुअल यूजर के पास जाना चाहिए या डिस्पोजल फैसिलिटी के पास, जो रूल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट क्या है, द ऑक्यूपायर हु इंटेंड टू गेट इट्स हजारदस एंड अदर वेस्ट ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड बाय द ऑपरेटर ऑफ इट ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी शैल गिव टू the operator of that facility such a specific information as may be needed for safe storage and disposal। safe storage and disposal के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑपरेटर को देना है डिस्पोजल के लिए। ऑक्यूपायर को सारे स्टेप फॉलो करने हैं जब मैनेजमेंट होगा, और ये स्टेप कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी स्टेप्स को फॉलो करे। contains contaminant and prevent accident and limit their consequence on human being and environment। सिंपल सी बात है कि उनको contaminants कहने का मतलब है कि जो चीज़ें किसी और चीज़ को प्रदूषित करती हैं, प्रदूषित करने वाली चीज़ों को contaminants कहा जाता है। तो ये contaminants या जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना है, ऐसा ना हो कि उसका ह्यूमन के हेल्थ पे या फिर एनवायरनमेंट पे बहुत गहरा असर पड़े, ये नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट इससे यहाँ मतलब सिर्फ ट्रक आपस में टकरा गए वैसा एक्सीडेंट नहीं है। कोई केमिकल लीकेज नहीं होना चाहिए, लीचिंग नहीं होना चाहिए, लीचिंग भी एक तरह का एक्सीडेंट ही है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे हम इसे रखें वहाँ पे आग पकड़ ले, तो ये सभी एक्सीडेंट के अंदर ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड पर्सन वर्किंग इन द साइट विथ appropriate training, equipment and the information necessary to ensure their safety। अब जो भी ऑक्यूपायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी पर्सन को हायर करे वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया हुआ हो कि हजारदस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए उन्हें क्या क्या
चीज़ें करनी हैं, क्या क्या ध्यान उन्हें रखना है, ये सभी चीज़ें, प्लस जो भी इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा उसकी भी उन्हें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उन्हें सारे वेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो सेफ्टी का ध्यान रख सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑक्यूपायर की। अब आगे देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री in the state or any other government agency authorized in this regard by the state government to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for recycling, pre-processing and other utilization of hazardous and other waste in the existing and upcoming industrial park, state and industrial clusters। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब इसे कैसे गाइड करना है। जो भी स्टेट हैं उनमें पहला तो जगह प्रोवाइड करना है, एक इंडस्ट्रियल स्पेस होना चाहिए जहाँ पे रिसाइकलिंग, प्री प्रोसेसिंग और फिर से रीयूज, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज और प्री प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे जगह होना चाहिए। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन द स्टेट और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी ऑथराइज्ड इन दिस रिगार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेल। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर या लेबर डिपार्टमेंट आप सिंपली पढ़ सकते हो। पहला हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, और दूसरा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स। सबसे पहले तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रिकॉग्निशन, उनको पहचान होनी चाहिए, ठीक है, जो रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। प्लस असिस्ट फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ सच वर्कर्स टू फैसिलिटेट सेटिंग ऑफ सच फैसिलिटी। उस वर्कर को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हर तरह का असिस्टेंट भी होना चाहिए। मान लो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या किसी भी तरह का चीज़ जो नुकसान पहुंचाने वाली हो, वो अगर वर्कर्स को करने नहीं आ रहा है, उसे हैंडल करने नहीं आ रहा है, तो इसे असिस्ट भी करना है। अंडरटेक इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना है वर्कर्स के लिए। अब सिंपल कोई मान लो खेत में काम करने वाला वर्कर है, उसको सीधा उठा के इंडस्ट्रीज़ में भेज दोगे तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी उसे। तो ये ध्यान रखना है कि उसके में इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमने जो भी साधारण सा मजदूर लिया है उसके अंदर कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, रिसाइकलिंग में या प्री प्रोसेसिंग में या यूटिलाइजेशन करने में उसे दिक्कत होने लगे। अंडरटेक एनुअल मॉनिटरिंग एंड इंश्योर सेफ्टी। एनुअल मॉनिटरिंग भी करनी है, हर साल सभी चीज़ों को देखना है, प्लस वर्कर्स के हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, जो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो। अब चलो आगे देख लेते हैं। एवरी स्टेट गवर्नमेंट में प्रिपेयर इंटीग्रेटेड प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना है ताकि जितने भी रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, या जो एनुअल रिपोर्ट बनता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना भी ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो अगला है ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर मैनेजिंग हजार्डस एंड अदर वेस्ट। तो ये हर जितने भी रूल्स हैं उन सब में ये चीज़ें आएंगी। अब देख लो इसमें क्या है। एवरी ऑक्यूपायर ऑफ द फैसिलिटी हु इज एंगेज्ड इन हैंडलिंग, जनरेशन, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilization, transfer or disposal the hazardous and other waste shall be required to make an application form 1। इन सभी कामों के लिए एक एप्लीकेशन भरना ज़रूरी है। किसको? ऑक्यूपायर को। जो भी ऑक्यूपायर होंगे उनको, ऑक्यूपायर जितने भी हैं सभी को फॉर्म 1 फिल करना है। और ये कहाँ पे भेजना है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऑक्यूपायर को कौन सा फॉर्म फिल करना है और फॉर्म 1 उन्हें कहाँ जमा करना है। ऐसा ना हो कि ये फॉर्म सीधे ले जाके CPCB में जमा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना है
और 60 डेज तक वो इस फॉर्म को रख सकते हैं और उसके बाद जो भी रूल्स हैं उसके लिए इसको पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन और ऑथराइजेशन शैल बी accompanied with a copy each of the following documents। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एप्लीकेशन के साथ साथ? फॉर्म 1 तो फिल कर लिया, लेकिन उसके साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए? consent to establish granted by the state pollution control board under the water prevention control of pollution act and air prevention and control of pollution act 1981। इसका जो भी कंसेंट है उसका कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट ग्रांटेड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो भी चीज़ें हैं उसके साथ अटैच होना चाहिए, प्लस कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांटेड बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये इस रूल के तहत होना चाहिए। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ ऑथराइजेशन ए सेफ सर्टिफाइड compliance report in respect of effluent emission standard and condition specified in the authorization for hazardous and other waste। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए बन जाएगा, इसका टाइम टू टाइम रिन्यूअल कराना भी ज़रूरी है। जो भी ऑथराइजेशन होगा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं म्यूनिसिपल में, आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने इसे काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। Application for renewal of authorization may be made 3 months before the expiry of such authorization। तो यहाँ पे एक नया चीज़ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। रिन्यूअल के लिए फिर से एप्लीकेशन देना होगा, और वो एप्लीकेशन कब देना है? तो एक्सपायरी डेट से 3 महीने पहले देना होगा। और फिर ये किसको किसको देना है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोई भी पर्सन दे सकता है, ऑथोराइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2008 prior to the date of commencement of these rule। और कोई भी पर्सन इस एप्लीकेशन को दे सकता है जो कि रिसाइकलिंग या रीप्रोसेसिंग में इंगेज्ड हो, एज पर द रूल 2008 का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब मान लो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है किसी का, तो उसके 60 डेज़ के अंदर अगर कोई और अपना एप्लीकेशन फुलफ़िल कर दे, मतलब ये है कि 60 डेज़ तक उसे काम करके प्रूव करना होगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसका एक्सपायरी डेट अनाउंस किया जाएगा उसके बाद कि वो ऑथराइजेशन जो उसे मिला है वो कितने टाइम तक रहेगा। उसके बाद यही सारे रूल्स दिए हुए हैं कि उसे कौन कौन से चीज़ें करनी हैं। अब आगे देख लो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हमेशा करते रहना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और ये कब करना है? तो ये 120 डेज पे करते रहना है, 120 दिन पे। ठीक है, 120 दिन पे। और फॉर्म 2 यहाँ पे फिलअप करना है, और कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो ऑथराइजेशन है वो 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है। किसी भी ऑक्युपायर को जो अथॉरिटी दी गई है या जो भी अथॉरिटी वहाँ पे काम करेगी, उन अथॉरिटीज़ को 5 साल के लिए चीज़ें दी जाती हैं, और उनके लिए सारी कंडीशंस हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्म 3 में क्या भरना है, फॉर्म 4 में क्या भरना है, इसके अलावा उसके पास पासबुक होना चाहिए, और भी छोटी चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और प्लस और भी चीज़ है, जैसे एनुअल रिपोर्ट कब भेजना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसका कोई हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। पावर टू सस्पेंड और कैंसिल एन ऑथराइजेशन, ये पावर किसके पास होता है? तो ये होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। बस इतना ही हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑथराइजेशन कैंसिल करने का या सस्पेंड करने का, मान लो अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है या कोई गलती हो गई है, जो भी चीज़ है, तो उसके लिए एक राइटिंग में कैंसिलेशन फॉर्म उसके पास चला जाएगा, जिसमें उसका जो ऑथराइजेशन है, जो उस अथॉरिटी को दिया गया है ये काम, उसका पावर सस्पेंड हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा।
तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अपॉन सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द ऑथोराइजेशन द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मे गिव डायरेक्शन टू द पर्सन हुज ऑथोराइजेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड और कैंसिल फॉर द सेफ स्टोरेज मैनेजमेंट ऑफ द हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट, और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे अपना काम करना है। अब देख लो अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है क्या, स्टोरेज ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट। स्टोरेज कैसे कैसे करना है। तो चलो आराम से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। द ऑक्यूपायर ऑफ फैसिलिटी में स्टोर द हजारदस एंड अदर वेस्ट फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सटेंडिंग 90 डेज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हजारदस वेस्ट को हम स्टोरेज के लिए, स्टोरेज का मतलब होता है टेम्पोररली कहीं पे रखना। ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्टोरेज का क्या मतलब है, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हजारदस एंड अदर वेस्ट कितने दिन के लिए रखना है, तो 90 डेज़ के लिए, और इसके लिए एक रिकॉर्ड भी रखना है फॉर सेल, ट्रांसफ़र, रिसाइकलिंग, रिकवरिंग या प्रोसेसिंग या को प्रोसेसिंग जो भी करना है उसके लिए, ठीक है। और ये रिकॉर्ड किस लिए रखना है, तो वहाँ पे कोई भी चेकिंग अगर आती है, इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक्सटेंड द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज इन फॉलोइंग केसेस। ये 90 दिन से बढ़ाकर कुछ और दिन कर सकता है कुछ केसेस में, और वो केस कौन कौन से हैं, तो ये है स्मॉल जनरेटर्स अप टू 10 टन्स पर एनम, 10 टन पर एनम अगर वहाँ पे जनरेट होता है तो उसके लिए कितना डे रहेगा। ये यहाँ पे जितने भी हैं ना सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। पहला क्या है, स्मॉल जनरेटर अगर हैं तो वहाँ पे 10 टन पर एनम जनरेट होगा, और उसके लिए 180 डेज टू एनुअल कैपेसिटी, ठीक है। 180 डेज मतलब 180 दिन इसके लिए आप रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअल यूजर्स एंड डिस्पोजल फैसिलिटी ऑपरेटर्स अप टू 180 डेज फॉर एनुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। ऑक्यूपायर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल फैसिलिटी इन द कंसर्न्ड स्टेट। मान लो ऑक्यूपायर्स के पास ट्रीटमेंट, स्टोरेज या डिस्पोजल फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, तब भी वो 90 दिन से ज़्यादा दिन उसे रख सकता है। अगला है द वेस्ट विच नीड टू बी स्पेसिफिकली स्टोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोसेस फॉर इट्स रिसाइकलिंग, रिकवरिंग, प्री प्रोसेसिंग, को प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसेस करना है तो उसके लिए भी वो 90 दिन से ज़्यादा दिन इसे स्टोर करके रख सकता है। कोई भी जस्टिफिएबल ग्राउंड अगर दिखाया जाए तो उसके लिए 180 डेज तक वो रख सकते हैं। मतलब 90 डेज तो नॉर्मल हो गया, 90 डेज तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो स्मॉल जनरेटर्स हैं प्लस एक्चुअल यूजर्स या डिस्पोजल फैसिलिटी अगर वहाँ पे है, या ऑक्यूपायर के पास ट्रीटमेंट, स्टोरेज या डिस्पोजल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई स्पेशल या स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसेस करना है रिसाइकलिंग या रिकवरी के लिए, या कोई भी अदर जस्टिफिएबल ग्राउंड वो दिखाता है कि हाँ इस कारण से हमें इसे और दिन रखना है, तो वो 90 दिन से ज़्यादा दिन रख सकता है इन सभी केसेस में। तो ये तो हो गया स्टोरेज की बात। अब अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट, और ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ हजारदस एंड अदर वेस्ट एज ए रिसोर्स और अदर प्री प्रोसेसिंग, आइदर को प्रोसेसिंग और एनी अदर यूज इंक्लूडिंग द प्रेमिसेस ऑफ जनरेटर शैल बी कैरीड आउट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑथोराइजेशन। कोई भी उसका यूटिलाइजेशन तभी कर सकता है जब उसके पास ऑथोराइजेशन हो, किसका, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, या फिर उसे सेंट्रल पोल्यूशन यानी कि CPCB का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रहा है तभी वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस आर नॉट अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन और अप्रूवल हैज़ टू बी सॉट फ्रॉम CPCB शैल बी ग्रांटिंग अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल रन्स। मतलब पहले वो देखेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन करने पे
सही तरीका अपनाया जा रहा है, ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तभी जाके उसे CPCB अप्रूवल देगी कि हाँ आप ऑपरेशन मतलब यूटिलाइजेशन इसका कर सकते हो, या जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो आप अपना सकते हो। अगला है नो ट्रायल्स रन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर को प्रोसेसिंग वेस्ट इन ए सीमेंट प्लांट्स। सीमेंट प्लांट में जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसके लिए कोई ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप डायरेक्ट को प्रोसेसिंग कर सकते हो एज पर द गाइडलाइंस, CPCB के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब देखो, जो भी एक्चुअल यूजर्स हैं वो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा, उसमें से कोई भी स्टैंडर्ड उसका नुकसान ना हो, ठीक है, को प्रोसेसिंग करते समय। Provided that till the time the standards are notified, the procedures are applicable to other kind of utilization of hazardous and other waste as enumerated above shall be followed। ये सिंपल सी बात है कि जो भी स्टैंडर्ड नोटिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगला है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस फॉर एक्चुअल यूजर्स। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में issue guidelines or standard operating procedure for environmentally sound management of hazardous and other waste for from time to time। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्लस CPCB है, इसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को अपनाना है। तो ये था चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 हम देख चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही डेफिनेशंस थे जो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें थी एक बार देख लेते हैं फिर से। चैप्टर 2 में था प्रोसीजर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट। इसमें क्या देखना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर का क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स उसे अपनाने हैं। इसके बाद हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथराइजेशन कैसे कैसे मिलेगा और वो कितने दिनों तक के लिए मिलेगा, इसमें कौन कौन से फॉर्म वगैरह भरने हैं। इसके बाद पावर जो ऑथराइजेशन को मिला है वो सस्पेंड कैसे हो सकता है, कैंसिल कैसे हो सकता है, हजार्डस वेस्ट का स्टोरेज कैसे करना है प्लस उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।